हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको साइंस की अगली कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा सरल मशीन या कह सकते हैं जो हमारा आज का टॉपिक होगा, हम जिसके बारे में आज अध्ययन करेंगे वह पहला टॉपिक है सरल मशीन किसे कहते हैं या उत्तोलक किसे कहा जाता है। इसी के साथ साथ उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, क्या ये हम मानव या कह सकते हैं क्या ये हमारे जीवन में इनका क्या उपयोग होता है, या आपके एग्जाम में इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में आज की कक्षा में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। एक बार हम लोग कल की क्लास को रिवीजन कर लेते हैं कि कल की क्लास को रिवीजन करने से आपको फ़ायदा ये मिलता है कि अगर हम कोई भी बिंदु या कह सकते हैं कोई भी पॉइंट अगर भूल रहे होंगे तो वो आज जब फिर से समझाया जाएगा या फिर से बताया जाएगा तो वो हमको आसानी से याद भी हो जाएगा या कह सकते हैं रिवीजन भी हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो पिछली कक्षाएं होती हैं उसको दोबारा रिकॉल करने से हमको एक अंदर से रोचकता आती है कि हाँ ठीक है, ये चीज़ हमको याद है। याद होने के बाद जो हमारे पढ़ने की कंसिस्टेंसी होती है वो और तीव्र हो जाती है, जिससे जो हम आज की कक्षा होगी उसको जब पढ़ाएँगे या कह सकते हैं जब आपको समझाया जाएगा तो आपको और आसानी से समझ में आ सकेगा। देखिए, कल की क्लास में हम लोग क्या अध्ययन किए थे? बात की जाए तो कोणीय विस्थापन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कोणीय विस्थापन के बारे में बात किए थे और या इसको इंग्लिश में कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बात की जाए जैसे कोई कोई वस्तु अगर वृत्त पे घूम रही है या वृत्त के चारों तरफ अपनी परिक्रमा कर रही है, अगर जो उसकी प्रारंभिक वस्तु के सापेक्ष है, कोई वस्तु है वृत्त की वृत्तिगत पे प्रारंभिक वस्तु के सापेक्ष जिस एंगल पे या कह सकते हैं जिस कोण पे घूमती है वही उसका कह सकते हैं कोणीय विस्थापन कहलाएगा। वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु अपने प्रारंभिक वस्तु के सापेक्ष जितने कोण पे घूमेगी वही उसका कोणीय विस्थापन कहलाएगा। कोणीय विस्थापन का मात्रक आपको क्या बताया गया था? कोणीय विस्थापन का आपका मात्रक बताया गया था रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। और ये कैसी राशि होती है? अगर कोणीय विस्थापन की बात की जाए तो ये एक सदिश राशि होती है। कैसी होती है? कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है, आपको ये बताया गया था। और दूसरा आपको बताया गया था कोणीय वेग। दूसरी क्या परिभाषा बताई गई थी? कोणीय वेग किसे कहा जाता है? कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी किसे कहा जाता है? कोणीय विस्थापन, जो कोणीय विस्थापन होता है उसको समय के साथ परिवर्तन ही कोणीय वेग कहलाता है। क्या है? कोणीय विस्थापन समय परिवर्तन के साथ ही कोणीय वेग कहलाएगा। कह सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग द पीरियड। क्या होता है? कोणीय विस्थापन अगर जब समय के साथ परिवर्तन होगा वही आपका कोणीय वेग कहलाएगा। ये कैसी राशि होती है? आपको ये भी बताया गया था, ये एक सदिश राशि होती है। इसी के साथ साथ आपको ये बताया गया था कि इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन पर सेकंड होता है। क्या? रेडियन पर सेकंड होता है। रेडियन पर सेकंड कह सकते हैं या रेडियन प्रति सेकंड कहिए। अगली परिभाषा बताई गई थी कि बल किसे कहते हैं। बल की परिभाषा को बताई थी, बल वह बाह्य कारक है। क्या है? बल वह बाह्य कारक है जिससे आप किसी वस्तु की आकार हो या आकृति हो या उसकी अवस्था हो परिवर्तन कर सकते हैं। तो वो बल के कारण ही आप परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कोई वस्तु है उसका आप आकार बदल देंगे या उसकी आकृति बदल देंगे। जैसे कोई वाहन जा रहा है, आप उसको बल लगा के उसकी गति को परिवर्तन कर सकते हैं। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है उसको आप बल लगाएंगे या उसको धक्का देंगे तो वो वस्तु कह सकते हैं या वह वाहन गतिमान अवस्था में हो जाएगा। ये कार्य किससे होता है? बल के द्वारा होता है। इसी के साथ साथ आपको बताया गया था बल कैसी राशि थी? बल एक सदिश राशि होते हैं। इसका मात्रक क्या बताया था? किग्रा मीटर पर सेकंड बताया गया था। ये आप कह सकते हैं बल का मात्रक न्यूटन भी आपको बताया गया था। अगली हम लोग जो आज की क्लास होगी उसके बारे में बात करेंगे। आज की क्लास के बारे में हम लोग बात करेंगे सरल मशीन क्या होता है। हेडिंग लिखिए सरल मशीन या सिंपल मशीन। सरल मशीन, सिंपल मशीन, सिंपल मशीन ये होता है। सरल मशीन किसे कहा जाता है इसकी परिभाषा जान लेते हैं। सरल मशीन आप देख लीजिए, सरल का मतलब होता है आसानी से। अगर कोई भी कार्य आप कर रहे हैं जिसको कार्य करने में आपका समय बचत हो, उसी के साथ साथ आपके बल का भी कह सकते हैं जो बल या शक्ति आपका जो है उसको भी बचत हो, उससे उसी ही उपकरण को हम आप कह सकते हैं मशीन कहा जाता है। ऐसा उपकरण जिसको कार्य करने से हमको आसानी हो या कह सकते हैं समय की बचत हो या हमारे बल का उपयोग कम से कम हो, उसी को हम अब कह सकते हैं सरल मशीन कह सकते हैं। ये तो आपको कह सकते हैं एक नॉर्मल परिभाषा हो गई। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में इस तरह से तो पूछा नहीं जाएगा कि सरल मशीन किसे कहा जाता है। सरल मशीन किसे कहा जाता है? जो आपकी परिभाषा होगी। जो सरल मशीन होता है, अगर बात की जाए सरल मशीन जो होता है बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है। किसके? सरल मशीन की बात की जाए तो ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कैसे कार्य करेगी?
देखिए, बल आघूर्ण का मतलब होता है जैसे कोई वस्तु होती है जो वृत्तीगत के चारों तरफ परिक्रमा करेगी, परिक्रमा करने के दौरान उस पे जो उसका गुरुत्व होगा उसके केंद्र के बीच में एक लंबवत दूरी होगी, वही कहलाएगी आपका बल आघूर्ण। ये कह जो सरल मशीन होता है, सरल मशीन जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति होती है, क्या होती है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करने वाली ऐसी युक्ति होती है जो जिसकी सहायता से क्या कहते हैं, जिसकी सहायता से आप सुविधाजनक बिंदु पर बल लगा के उस कार्य को आसानी से कर लेंगे। क्या होता है, बल सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है। सबसे पहले ये याद रखिए क्या होता है, जो सरल मशीन होता है बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करने वाली ऐसी युक्ति होती है। क्या होता है, जो सरल मशीन होता है बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करने वाली ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से आप सुविधाजनक बिंदु पर बल लगा के कोई कार्य कर सकते हैं। क्या होता है, परिभाषा लिखिए। परिभाषा क्या होती है, सरल मशीन परिभाषा क्या है, सरल मशीन बल आघूर्ण बल आघूर्ण के सिद्धांत पर बल आघूर्ण के सिद्धांत पर क्या होता है, सरल मशीन जो होता है किस सिद्धांत पे कार्य करता है। सबसे पहले ये जान लीजिए, सरल मशीन जो होता है बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है। आपसे अगर कभी एग्जाम में पूछ ले कि सरल मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो उसका सही उत्तर होता है सरल मशीन जो होता है बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है। सिद्धांत पर जो होता है बल आघूर्ण सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली क्या होता है, कार्य करने वाली ऐसी युक्ति है ऐसी युक्ति है क्या होता है, क्या होता है, जिसकी सहायता से आप क्या होता है, जिसकी सहायता से आप सुविधाजनक बिंदु पर क्या होता है, जिसकी सहायता से आप सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर कार्य कर सकते हैं। क्या होता है, ये सरल मशीन होता है। सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये जान लीजिए सबसे पहले। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि सरल मशीन जो होता है या सरल मशीन जो है किस सिद्धांत पे कार्य करेगा, उसका सही उत्तर क्या होगा, ये होता है बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस सिद्धांत पे, बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है। और ये ऐसे एक उपकरण होते हैं, आप जैसे बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करेंगे और वह आपको पहले बताया गया था जो सरल मशीन होता है, सरल मशीन का मतलब क्या होता है, आसानी से कार्य हो जाए आपका, सबसे सीधी परिभाषा होती है। आसानी से कार्य करने वाला उपकरण ही आपका सरल मशीन कहेंगे। इससे आपका समय बचत हो और उसके साथ साथ आपकी ऊर्जा बचत हो, वही आपकी सरल मशीन कहलाएगी। यह होता है बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करेगी। और इसकी सहायता से क्या कहते हैं, इसकी सहायता से आप सुविधाजनक बिंदु लें। जैसे आप कोई वाहन है, वाहन का अगर कोई पेंच खोलना होगा तो उसके साथ आप पिलास लेंगे। पिलास को ये नहीं जहाँ पे नट लगे वहीं से आप खोलना लगेंगे, वो उससे खोलने में आपको उस नट को खोलने में आपको काफ़ी समय लगेगा या कह सकते हैं नहीं खुलेगा। लेकिन आपका पिलास जो अभी लंबा रहेगा या बड़ा रहेगा, उससे आप जितनी दूर रहेगा उस बल आघूर्ण अधिक लगेगा। जब बल आघूर्ण अधिक लगेगा तो वह वस्तु आसानी से खुल जाएगी, कह सकते हैं वह वाहन आसानी से खुल जाएगा। ये आपको एक सरल मशीन की परिभाषा के हिसाब से वही बताया जा रहा है। क्या होता है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला का ऐसे युक्त होते हैं जिसकी सहायता से आप सुविधाजनक बिंदु पर बल लगा के उस कार्य को आसानी से कर लेंगे। ये तो सरल नसीब होता है। फिर आपके एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जैसे उत्तोलक किसे कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तोलक किसे कहा जाएगा तो ऐसे बिंदु के बारे में जान लेते हैं जिससे सीधे पूछा गया जाए। जैसे सरौता के बारे में पूछ लेंगे, सरौता किस प्रकार का उत्तोलक है, प्रथम उत्तोलक है, द्वितीय उत्तोलक है, तृतीय उत्तोलक है। या चिमटे के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाए कि चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में अगली हेडिंग डालिए उत्तोलक। क्या होता है उत्तोलक, उत्तोलक है लेवर। क्या होता है अगले हेडिंग, उत्तोलक या लेवर। क्या होता है उत्तोलक या लेवर। उत्तोलक की बात की जाए तो ये सरल मशीन का उदाहरण किसका मशीन है, यहाँ पे आप लिखते चलिए इसी सहायता से। सरल मशीन का उदाहरण है, क्या है ये सरल मशीन का उदाहरण है। क्या होता है, ये सरल मशीन का उदाहरण है। और उत्तोलक की बात की जाए, इसमें चाहे एक लंबी छड़ लीजिए या टेढ़ी मेढ़ी छड़ लीजिए, इसमें एक केंद्र बिंदु रहे, कह सकते हैं केंद्र की सहायता से
जैसे ये कि केंद्र है, अगर यहाँ पे कोई क्षण ले रहे हैं, इसकी सहायता से ये स्वतंत्र रूप से पूर्ण घूर्णन कर सके, इस वस्तु पे ये घूर्णन कर सके, तो वही आपका कहलाता है उत्तोलक कहलाता है। ये याद रखिएगा कि एक केंद्र के सहारे जो आपका जो छड़ होगी स्वतंत्र रूप से घूर्णन कर सके, वही आपका उत्तोलक कहलाएगा। उत्तोलक क्या होता है? जैसे यहाँ पे कोई एक केंद्र है, यहाँ पे आपकी एक वस्तु है या छड़ है, ये सीधी छड़ हो सकती है या आपको टेढ़ी मेढ़ी भी छड़ हो सकती है। आप ऐसे केंद्र पे सेट करिए, कैसे कैसे केंद्र पे उसको स्थित करिए जिससे कि इसके घूर्णन करने में आसानी हो जाए, ये ही आपका उत्तोलक कहलाता है। ये याद रखिए, उत्तोलक किसका उदाहरण है? सरल सरल मशीन का उदाहरण है। अब आपसे पूछ सकता है क्या उत्तोलक है बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है या नहीं? जब अगर ये सरल मशीन का उदाहरण है, जब उदाहरण है, जाहिर सी बात है ये इसमें भी बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है, इसको याद रखिएगा। अब हम जान लेते हैं कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। उत्तोलक की बात की जाए तो ये 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। क्या होता है? उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक होते हैं। ये आपसे परिभाषा के रूप में एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि उत्तोलक की परिभाषा बताइए या उनके कौन कौन से उत्तोलक के नाम बताइए। आपसे सीधा जो इसके एग्जाम्पल होते हैं या कह सकते हैं उदाहरण होते हैं, उसी से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए, जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो लगभग आपके दिनचर्या होगी या उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपको परिभाषा के रूप में नहीं पूछा जाएगा। जो आपका एग्जाम्पल रहेगा या कह सकते हैं जो आपका एग्जाम्पल रहेगा, वही आपसे पूछा जाएगा। ये नहीं कि उसकी परिभाषा बताइए। आपसे जब जब ये आपका दूसरा पेपर होता है, कह सकते हैं जो मेंस का होगा, जिस भी एग्जाम में मेंस का एग्जाम होगा या लिखित एग्जाम होगा, उसमें आपको परिभाषा हो सकता है पूछ सके। लेकिन आपका जो पहला पेपर होता है या प्रीलिम्स होता है, उसमें आपको ऐसा कोई नहीं, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। इसमें जैसे आपसे पूछ ले चिमटा है कौन से प्रकार का उत्तोलक है, पहला, द्वितीय, तृतीय के, और उससे लिए है किसी अन्य का नाम दे दिए, तो उसमें जो भी प्रकार का उत्तोलक रहेगा चिमटा, आपको वो ऑप्शन सही करना होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये तो परिभाषा याद रखिएगा, ये सरल मशीन का उदाहरण है। इसने कोई सरल रेखा या कह सकते हैं एक सीधी छड़ हो या कह सकते हैं टेढ़ी छड़ हो, जिसको एक केंद्र के सा- केंद्र के सहारे स्थित करके वह घूर्णन कर सके, वही आपका उत्तोलक कहलाता है। क्या होता है? वही आपका उत्तोलक कहलाएगा। अब हेडिंग डालिए, प्रथम प्रकार के उत्तोलक। क्या होता है प्रथम प्रकार के उत्तोलक? किसे कहा जाएगा? देखिए, उत्तोलक के जो हम लोग अभी हेडिंग बोल रहे थे, प्रथम प्रकार के उत्तोलक के बारे में हेडिंग डालिए। उसको हेडिंग डालने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि जैसे जो उत्तोलक होते हैं, या प्रथम प्रकार के उत्तोलक हो या द्वितीय प्रकार के उत्तोलक हो या तृतीय प्रकार के उत्तोलक होंगे, इसमें किस उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, उन उपकरणों को क्या क्या कहा जाता है, एक बार उनके बारे में जान लेते हैं। पहले हेडिंग डालिए आप, आलम्ब। आलम्ब किसे कहते हैं? क्या होता है आलम्ब? आलम्ब आलम्ब किसे कहा जाएगा? क्योंकि ये आपके जो प्रथम प्रकार के उत्तोलक हैं, द्वितीय प्रकार के, तृतीय प्रकार के उत्तोलक होंगे, इन चीज़ों में अगर ये तीनों चीज़ आप जान गए, तो वो आपकी जो उत्तोलक होंगे, किस प्रकार के उत्तोलक होंगे, इसको जानने में आपको सबसे आसानी हो जाएगी। जब भी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो अगर ये आपको याद रहेगा, तो आप उसको आसानी से बता देंगे कि इस प्रकार का उत्तोलक होता है। आलम की क्या परिभाषा होगी? आलम की परिभाषा की जाए, एक ऐसा निश्चित बिंदु जिसके चारों तरफ कह सकते हैं जो क्या होता है, एक ऐसा बिंदु जिसके चारों तरफ जो उत्तोलक की छड़ होती है स्वतंत्र पूर्वक घूर्णन कर सके। क्या होते हैं? एक ऐसी बिंदु। परिभाषा क्या होगी? एक ऐसा बिंदु, लिखिएगा, एक ऐसा बिंदु जिसके जिसके चारों तरफ स्वतंत्र रूप से छड़ घूर्णन कर सके, एक ऐसा बिंदु जिसके चारों तरफ स्वतंत्र होकर छड़ घूर्णन कर सके, यही आपका आलम कहलाता है। क्या कहलाता है? आलम। अगला बिंदु लिखिए, आयास किसे कहा जाता है? आयास किसे कहा जाता है? क्या होता है अगला बिंदु? आयास। आयास क्या होता है? आयास के बारे में जान लेते हैं। आयास होता है जैसे जब उत्तोलक जो होता है, उत्तोलक के प्रयोग करने के लिए जो बल प्रयोग किया जाएगा, वही आपका आयास कहलाता है। क्या होता है? उत्तोलक के उपयोग के लिए क्या होता है? उत्तोलक के उत्तोलक के उपयोग के लिए उत्तोलक के उपयोग के लिए जो बल लगाया जाता है, जो बल लगाया जाता है, वही आपका क्या कहलाता है? आयास कहलाता है। क्या है? उत्तोलक के उपयोग के लिए जो बल प्रयोग किया जाता है, वही आपका आयास कहलाता है। क्या होता है? उत्तोलक के लिए जो बल आप उपयोग करेंगे, उत्तोलक के उपयोग के लिए जो बल आप इस्तेमाल करेंगे या उपयोग करेंगे, उसी को आपको आयास कहा जाता है। अब अगला बिंदु लिखिए। अगला बिंदु होता है भार किसे कहा जाएगा? इस वस्तु जो आपका उत्तोलक होता है, उत्तोलक में इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। आलम्ब में होता है, आयास होता है और भार होता है। इन तीनों से ही आपका जो उत्तोलक होते हैं,
प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय और तृतीय प्रकार के उत्तोलक का निर्धारण किया जाता है कि कौन सा उत्तोलक किस प्रकार का उत्तोलक होता है। भार की बात की जाए तो भार क्या होगा? भार होता है उत्तोलक द्वारा, जैसे जो उत्तोलक दिया गया है, उत्तोलक द्वारा जो वस्तु का, उत्तोलक द्वारा कह सकते हैं, उत्तोलक द्वारा जो वस्तु उठाया जाए या उसको हटाया जाए वही आपका भार कहलाता है। क्या होता है? उत्तोलक द्वारा जो प्रयोग में लाया गया वस्तु, उसको एक स्थान से या हटाने के लिए या उठाने के लिए जो बल का प्रयोग किया जाता है वही भार कहलाएगा। क्या होगा? भार कहलाएगा। परिभाषा करो उत्तोलक द्वारा। क्या होता है? उत्तोलक द्वारा, उत्तोलक द्वारा, उत्तोलक द्वारा जिस वस्तु को क्या कह सकते हैं? जिस वस्तु को उठाया जाए या हटाया जाए, हटाया जाए, जिस वस्तु को उठाया जाए या हटाया जाए, या जिस पर कार्य किया जाए, जिस पर कार्य किया जाए, किया जाए, उसे भार कहते हैं। ये याद रखिएगा, उत्तोलन में होना जिस वस्तु को उठाया जाता है या हटाया जाता है, और दूसरी तरह कह सकते हैं या जिस पर कार्य किया जाए उसे ही भार कहा जाएगा। ये आपको ये तीनों बिंदु याद रखिएगा। ये जो आपका उत्तोलक होते हैं, उत्तोलक में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। आलम किसे कहते हैं? ऐसा बिंदु जिसके चारों तरफ स्वतंत्र होकर जो छड़ होती है घूर्णन कर सके, ये आपका छड़ आलम होगा। आयास किसे कहते हैं? उत्तोलक के उपयोग के लिए जो बल लगाया जाता है, इसमें बल लगाया जाएगा तो आपका होगा आयास होगा। और भार का क्या कार्य होगा? जिस पर कार्य किया जाए, जो भी वस्तु होता है जिस पर कार्य किया जाएगा वही आपका भार कहलाएगा। अब हम लोग डालते हैं प्रथम प्रकार के उत्तोलक की परिभाषा क्या होती है। लिखेंगे प्रथम प्रकार के उत्तोलक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक, प्रथम प्रकार के उत्तोलक कौन होंगे? इनकी परिभाषा देखिए। जो जो आलम्ब होता है, जो आलम्ब होगा, यहाँ लिखिए आलम्ब जो होता है, आलम्ब जो, यहाँ लिखिए ऐसे लिख दीजिए, आलम्ब भार और, भार और आयास के बीच होता है। आयास के बीच जब भार और आलम्ब जो होता है, जैसे कोई यहाँ मान लीजिए कोई ये है, यहाँ पे एक छड़ है, यहाँ पे भार है और यहाँ पे आयास है, तो ये आपका प्रथम प्रकार का उत्तोलक कहलाएगा। यहाँ पे जब आप बीच में ये आलम्ब आ जाएगा, यहाँ पे आलम्ब लिखिए, जब ऐसे हो तो वो आपका क्या कहलाएगा? प्रथम प्रकार का उत्तोलक होगा। क्या होगा? प्रथम प्रकार। आलम्ब जो बीच में होगा और आयास और भार जो होता है किनारे किनारे पे रहेंगे, तो ये आपका प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। अब आपका एग्जाम में यह तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपकी परिभाषा जो होता है, आपको एग्जाम्पल इससे जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे आप ये एक दिवसीय अगर जो भी प्रतियोगी परीक्षा देते होंगे उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे प्रथम प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आपका पहला हो गया जो कैंची होती है, कैंची हो गई। आप देखेंगे सांडसी जो होती है, सड़सी हो गई है। उसी के साथ साथ जो कैंची हो गई या सड़सी हो गई, कैंची हो गई और सड़सी हो गई। और एक हिंडोला जो होता है, हिंडोला, हिंडोला हो गया। उसके अलावा अब देखते हैं प्रथम प्रकार के कौन से हो गए। जो झूला हो गया, आप झूला देखेंगे, झूला और हैंडपंप, हैंडपंप। ये देखा जाए तो इतना जो होते हैं प्रथम प्रकार के उत्तोलक होते हैं। ये काफी बार पूछे जा चुके हैं। क्या होता है? कैंची कैसे प्रकार का उत्तोलक? प्रथम प्रकार का सिंडसी हो गया। अब देखेंगे जो सड़सी होती है वो प्रथम प्रकार का उत्तोलक। हिंडोल जो हो गया वो भी झूला हो गया और हैंडपंप हो गया। ये जो होता है तीनों, ये जितने भी दिए गए हैं आपको उदाहरण, ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक होंगे। इसमें याद रखिएगा जो आयाम हो, आलम्ब होगा, ये बीच में रहेगा, और भार और आयास जो होता है ये किनारे किनारे पे रहेंगे। बस परिवर्तन इनमें कभी आयास बीच में आ जाएगा, कभी भार बीच में आ जाएगा, बाकी ऐसे ही रहेगा। क्या होगा इसमें? कैंची हो गए, सेंसी हो गया, हैंडरोल हो गया, झूला हो गया और हैंडपंप हो गया। ये आपका प्रथम प्रकार के उत्तोलक हो गए। अब देखते हैं दूसरे प्रकार के, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कौन कौन से। अगले क्या है? द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। क्या है? द्वितीय प्रकार के। द्वितीय प्रकार उत्तोलक में क्या होगा? द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में जो होता है भार जो होता है वो बीच में हो जाएगा। क्या होगा? भार जो होता है, भार आलम्ब, आलम्ब व आयास के बीच, आयास के बीच में आ जाएगा। ये आपका द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। जैसे हम यहाँ पे देखिए, ये भार हो गया, यहाँ पे आप ले लीजिए आलम्ब हो गया।
और यहाँ पे आयास हो गया, और ये आपका भार है। जब ये परिस्थिति आ जाए तो आपका ये द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। क्या होगा, भार जब बीच में आ जाएगा, आलम्ब और आयास जो होते हैं वह किनारे किनारे पे अवस्थित हो जाएंगे। इसके उदाहरण देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके उदाहरण कौन से हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो सरौता देखा होगा, क्या होता है, सरौता। अब अगर कभी ईंट लेने गए होंगे तो जो ईंट के भट्ठे वाले पे ईंट के जो भट्ठे जहाँ होते हैं वहाँ पे देखेंगे एक पहिए के वाहन होता है, एक पहिए की गाड़ी होती है। क्या होता है, एक पहिए का वाहन, या एक पहिए वाली गाड़ी। एक पहिए वाली गाड़ी जो होती है, जो उसका भार होता है, देखेंगे ना चक्के के पास ज़्यादा भार रहेगा, उसमें जो हत्था दो लगा रहेगा, यहाँ पे आप पकड़ेंगे, जो एक आलम्ब होगा एक आयास होगा, और जो आप उसको आसानी से लेके जाएंगे। क्या होता है, सरौता हो गया, एक पहिए की गाड़ी हो गई। और अगला देखते हैं उदाहरण क्या है, तो देखेंगे इस समय देखिए गर्मी का मौसम चल रहा है। गर्मी के मौसम में आप नींबू पानी पीते होंगे, जो नींबू वाली नींबू निचोड़ने की मशीन जो होती है, वो भी द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है। क्या होता है, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। मैंने कहा था ना, जैसे जो सामान्य विज्ञान होती है, सामान्य विज्ञान में आपको कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा, कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। जो आपके दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले वस्तु होंगे उसी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, द्वितीय आप सरौता देखेंगे, जो होते हैं लोग जैसे जो गुटखा या धूम्रपान करते हैं, सुपारी काटने के लिए, या वैसे भी देखा जाए जैसे आम की जो आम होता है, जब आम का अचार बनाया जाता है तो उस काटा जाता है, तो आम जो होता है सरौते से ही काटा जाता है, एक बड़ा सा होता है, उससे काटा जाता है। अब एक पहिए का वाहन भी या गाड़ी देखेंगे, वो भी मानव जीवन में रह सकते हुए जहाँ पे हमें उपयोगिता होती है इसका प्रयोग करते हैं। और इस समय तो देखा जाए नींबू निचोड़ने वाली मशीन लगभग सबके यहाँ होती होगी। ये आपका देखा जाए जितने भी उदाहरण देखा जाए आपके जीवन में उपयोग होने वाले हैं कि नहीं है, ये सब उपयोगी वस्तु जो होती हैं वही आपसे वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगला देखते हैं तृतीय प्रकार के उत्तोलक कौन कौन से हैं। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक आज हमारी क्लास की आखिरी आखिरी पॉइंट होगा। अगला लिखिए तृतीय प्रकार के उत्तोलक। अगला आईडी क्या है, तृतीय प्रकार का उत्तोलक क्या है, तृतीय प्रकार का। इसमें क्या होता है, इसमें बात की जाती है जो भार होता है, क्या होता है, जो भार होता है, यहाँ पे लिखिए भार जो होता है ये बीच में आ जाएगा, आलम्ब और आयास, आलम्ब व आयास किनारे किनारे पर रहेंगे, आलम्ब और आयास किनारे किनारे पर रहेंगे। अब इसी के साथ देख लेते हैं आलम्ब और आयास। जैसे यहाँ पे ये लीजिए, ये भार हो गया आपकी, यहाँ पे आलम्ब और आयास हो गए हैं, यहाँ आलम्ब हो गया, यहाँ आयास हो गया। ये आपका भार होना चाहिए, ये आपका कह सकते हैं तृतीय प्रकार के उत्तोलक होगा। इसमें भार क्या होगा, भार केंद्र में होगा, आलम्ब और आयास जो होता है उसके किनारे किनारे पे अवस्थित रहेंगे। अब इसके साथ जाने दे इसका उदाहरण कहूँगा, जैसे आप कह लीजिए मानव का जो हाथ होता है, हाथ देखेंगे ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। क्या होता है, मानव हाथ। मानव हाथ की बात की जाती है, कैसा प्रकार का उत्तोलक है, ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक। उसी के बाद आपको बताया गया था जो चिमटा होता है, क्या होता है, चिमटे की बात की जाए, चिमटा, ये आपका तृतीय प्रकार का। और स्टेपलर आप देखेंगे, जैसे आप जब अपने बुक पे कवर चढ़ाएंगे उसके लिए जो पेंच लगाई जाती है या स्टेपलर किया जाता है, वह तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। क्या होता है, तृतीय प्रकार का। चिमटा तृतीय हो गया, आपका हाथ हो गया, ये तृतीय प्रकार के उत्तोलक होते हैं। अब हम लोग कल की क्लास में देखेंगे कि जो न्यूटन के गतिविधि नियम होते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, या जड़त्व आघूर्ण का नियम कौन सा है, ऐसे तमाम बिंदुओं के साथ हम लोग कल की क्लास प्रारंभ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।